Students, today we are going to study about the chapter 4 of history, the Mughal Empire. Let us start the lesson. Ruling as large a territory, इतने बड़े क्षेत्र पर रूल करना, शासन करना एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. मध्यकालीन युग में इतने बड़े टेरिटरी क्षेत्र पर शासन करना, जो कि कौन से क्षेत्र पर शासन करने की बात हो रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि नॉट ओनली इंडिया, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। तो पहले ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे शासन करते थे जो रूलर्स होते थे उस टाइम, और मतलब कि लोग और संस्कृतियों की विविधता को देखते हुए वहाँ पे इतने बड़े एरिया पर शासन करना काफ़ी मुश्किल कार्य था। क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रीडिसेसर मीन्स अपने जो पूर्व शासक थे, पूर्वज थे जो उनके, या सॉरी पूर्वज नहीं बोलेंगे यहाँ पे, प्रीडिसेसर बोलेंगे, जो वर्तमान शासक थे ना, उनसे पहले वाले शासक की तुलना में द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिदरटू सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो अपने उनसे पहले के शासकों की तुलना में जो मुगल्स थे, उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया और ऐसा कठिन कार्य उन्होंने करके दिखाया जो कि जो दूसरे शासक थे उनके द्वारा ये कार्य शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ समय के लिए ही पॉसिबल था। यानी जो कार्य मुगल्स ने करके दिखाया वो कार्य उनसे पहले के शासकों के द्वारा बहुत कम समय के लिए पॉसिबल था। यानी पहले के शासक थे वो बहुत कम टाइम के लिए ही शासन कर पाए, लंबे टाइम पीरियड तक कोई भी शासक रूल नहीं कर पाया। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के बाद के, मतलब आधी बीत चुकी थी 16th सेंचुरी, दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम, उन्होंने अपने शासन को बढ़ाया। फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, आगरा और दिल्ली से उन्होंने अपने शासन को एक्सपेंड करना शुरू किया 16th सेंचुरी के हाफ में। अनटिल इन द 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी के हाफ तक दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने लगभग पूरे कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल कर लिया था। पूरे कॉन्टिनेंट का मतलब है यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यहाँ तक कि ईरान, इराक, ये सब जो एरिया था वहाँ इन सब मुगल्स का कंट्रोल हो चुका था। और कब तक हुआ था ये? 17th सेंचुरी के हाफ तक। दे इम्पोज्ड structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर उन्होंने मतलब कि शुरुआत की, जिस प्रशासन का जो ढांचा था उनका, उन्होंने ऐसा जो ढांचा अपनाया, एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस, और सरकार को चलाने के लिए जो रूल्स उन्होंने निकाले, जो आइडियाज़, विचार उन्होंने दिए, दैट आउट लास्टेड देयर रूल्स, उनसे उनका जो रूल था, शासन था, वो आउट लास्टेड का मतलब है ज़्यादा समय तक चला। लिविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी, और वो हमारे लिए क्या छोड़ के गए? एक राजनीतिक वसीयत। जैसे कि उन्होंने जो बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनवा रखी थी, ताजमहल, लाल किला वगैरह, ये पॉलिटिकल लीगेसी है जो कि मुगल्स हमारे लिए छोड़ के गई। तो ऐसी पॉलिटिकल लीगेसी वो हमारे लिए छोड़ के गए, दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर, कि जो सक्सीडिंग रूलर्स है, मतलब कि बाद में जो शासक आए, तो वो सब कॉन्टिनेंट में जो भी बाद में शासक आए वो इसको इग्नोर नहीं कर सके। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आज भी जो भारत का प्रधानमंत्री है, एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। मतलब वर्तमान में आज भी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको पता ही है, वो 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को
संबोधित करते हैं। और कहाँ से करते हैं? रेड फोर्ट, लाल किले के प्राचीर से। द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर, जो कि मुगल्स एम्परर की रेजिडेंस थी। लाल किला जो है मुगल एम्परर की रेजिडेंस थी। हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। मुगल्स थे जो वो दो महान वंशावली के, जो महान वंशावली वाले जो शासक थे उनके डिसेंडेंट्स थे, मतलब कि उत्तराधिकारी कह सकते हैं। जैसे डिसेंडेंट्स क्या होता है, जैसे आपके फादर हैं जो आपके ग्रैंडफादर के डिसेंडेंट्स हैं, और आप जो किसके डिसेंडेंट्स हुए? अपने फादर के। तो डिसेंडेंट्स होता है उत्तराधिकारी, और लिनेज होती है वंशावली ऑफ रूलर्स, जो महान वंशावली के शासक थे ना, तो उनके डिसेंडेंट्स थे मुगल्स। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगीज खान। अपनी मदर की साइड से वो गेंगीज खान के डिसेंडेंट्स थे, उत्तराधिकारी थे। और जो गेंगीज खान था ये मंगोल रूलर था, जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के हिस्सों पर रूल किया, शासन किया। मतलब आपसे पूछा जाए जो मंगोल्स रूलर है उन्होंने कहाँ पे शासन किया था? चाइना और सेंट्रल एशिया में। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर सक्सेसर ऑफ तिमूर द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। और अपने फादर की साइड से वो तिमूर के सक्सेसर थे, जो कि रूलर्स जो तिमूर थे वो कहाँ के शासक थे? ईरान, इराक, मॉडर्न डे तुर्की, और जो वर्तमान तुर्की है ना वहाँ के शासक थे ये कौन? तिमूर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गेंगीज खान है वो तो चाइना और सेंट्रल एशिया के रूलर्स थे, और जो तिमूर थे वो ईरान, इराक और मॉडर्न डे तुर्की के शासक थे। हाउएवर द मुगल्स डू नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। लेकिन जो मुगल्स थे वो खुद को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। यानी मंगोल मतलब कि जो मदर की साइड से जो उनका जो रिलेशन था ना वो उसको पसंद नहीं करते थे। दिस वॉज बिकॉज गेंगीज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मास्कर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो गेंगीज खान थे ना उनकी यादें जुड़ी हुई थी, जो असंख्य उन्होंने नरसंहार से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। मास्कर होता है नरसंहार, मार काट छीड़ना, बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा गया था। तो मतलब कि कुछ युद्ध हुआ होगा आपस में, बहुत ज़्यादा जो है नरसंहार हुआ था, तो उससे गेंगीज खान की यादें जुड़ी थी और इसीलिए वो इस वंश को पसंद नहीं करते थे और खुद को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक देयर मंगोल कंपटीशन। कंपटीशन होता है प्रतिस्पर्धी, और वे ऐसा इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड, जो गेंगीज खान है वो उज़्बेक से भी संबंधित, मतलब कि उससे ये इसलिए भी अब खुद को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो उज़्बेक था वो मंगोल का प्रतिस्पर्धी था। मतलब कि उज़्बेक्स के साथ भी जो मंगोल्स की अनबन रहती थी, तो इसलिए वो खुद को मंगोल कहलवाना या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमूर एंसेस्ट्री। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद को तिमूर कहलवाना पसंद करते थे, तिमूर एंसेस्ट्री, और वो प्राउड फील करते थे। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। और सिर्फ ऐसा इसलिए बिकॉज क्योंकि जो ग्रेट एंसेस्टर था ना उनका, जो महान पूर्वज थे जो तिमूर डायनेस्टी के, उन्होंने 1398 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तैमूर डायनेस्टी ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 1398 में। तो आपको ये ध्यान रखना है। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्चोरियली। और जो ये तैमूर डायनेस्टी थे इसमें क्या होता था कि वो एक पिक्चर बनाते थे बहुत बड़ी, और वो पिक्चर जो है जीनियोलॉजी बेस्ड होती थी। जीनियोलॉजी मीन्स होता है फैमिली हिस्ट्री को शो करती थी। हर एक राजा
मतलब एक पिक्चर बनवाता था और उसमें तैमूर को बीच में दिखाते थे और साइड में जो दूसरे वंशज थे उनके, जो बाद में जो सक्सेसर्स हुए वो साइड में बैठे हुए दिखाई देते थे। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर, मतलब हर एक राजा पिक्चर बनवाता था तैमूर की एंड हिमसेल्फ, और अपनी। ये आप एक पिक्चर में इसको देख सकते हैं, ये ग्रुप फोटोग्राफ, मतलब ये जीनियोलॉजी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। बीच में जो है तैमूर है और साइड में ये दूसरे जो सक्सेसर्स, ये राजा यहाँ पे बैठे हुए। तो इस तरह से ये जीनियोलॉजी पिक्चर बनवाते थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।